हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि शेयर जो कंपनी इशू करती है दो तरीके से करती है। एक कैसे करती है, लमसम पे, और एक करती है इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, लमसम मतलब पैसा एक साथ मंगवा लेना, और इंस्टॉलमेंट मतलब शेयर का जो फेस वैल्यू उसको अलग अलग टुकड़ों में मंगवाना। ये हमने देखा अभी तक। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि शेयर कभी कभी पार पे इशू होता है और कभी कभी प्रीमियम पे। और अभी तक की क्लास में हमने टोटल 7 एग्जांपल्स कर लिए हैं जो हमारा बेस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा बैलेंस शीट बनाकर बताओ। क्या बोलेगा? बैलेंस शीट बनाकर बताओ। और कभी कभी क्या बोलेगा आपको? कैश बुक एंट्रीज करके बताओ। तो आज की क्लास का टारगेट है यही दो चीज, कि आपको कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा बैलेंस शीट बनाकर बताओ तो क्या करना है, और कैश बुक एंट्री करके बताओ तो क्या करना है। ठीक है, अगर मैं दोनों में बोलूं तो बैलेंस शीट के लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा नया चीज, और कैश बुक एंट्री के लिए कुछ अलग से और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस वो लेजर पोस्टिंग के समान है। लेजर पोस्टिंग समझते हो ना, क्लास 11th में जर्नल के बाद लेजर करते थे, लेजर पोस्टिंग, वही काम करना है। तो कैश बुक एंट्रीज के लिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया याद करने के लिए नहीं है, बस 2 मिनट लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। लेकिन आज की क्लास का मेन टॉपिक है बैलेंस शीट। मेन टॉपिक क्या है? बैलेंस शीट। सब ध्यान से सुनना। आप लोग बचपन में, मतलब क्लास 11th में, जब आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट का ऐसा फॉर्मेट होता था। ऐसा फॉर्मेट होता था कि नहीं बताओ? इस तरफ लायबिलिटी, इस तरफ एसेट। जब बैलेंस शीट आप लोग टोटल लगाते थे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता था। इस तरह की जो बैलेंस शीट है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? ये बैलेंस शीट अब आप लोगों को कंपनीज के केस में नहीं बनानी है। ये बनाओगे तो नंबर कट जाएगा। तो आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक लर्न करना पड़ेगा। और बैलेंस शीट जो कंपनीज की होती है ना, वो बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में? वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट मतलब, देखो ध्यान से, उसमें लेफ्ट राइट नहीं रहता, ऐसे ऊपर नीचे का फॉर्मेट रहता है। जैसे आप लोग ये देखो, ऐसा और ये ऐसा। आई बात समझ में? मतलब ये वाला जो टोटल है, ये टोटल और ये टोटल, दोनों का टोटल क्या है? इक्वल आएगा। मतलब इधर का जो पोर्शन है लेफ्ट राइट साइड वाला, उसको उठा के क्या कर दिया है? नीचे लगा दिया। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक और कॉलम बनता है यहां पे नोट्स टू अकाउंट्स का। काय का फॉर्मेट, काय का कॉलम? नोट्स टू अकाउंट्स का। ये ऐसा फॉर्मेट। ये वाला जो कॉलम है, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लायबिलिटीज को। और ये वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स को। आ रही बात समझ में? ऊपर वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लायबिलिटी। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स को। और दोनों साइड जो है वो क्या आएगा? इक्वल। हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आई मेरी बात समझ में? हम चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नहीं पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? हम चैप्टर कौन सा नहीं पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी नहीं पढ़ रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ रहे। इसलिए बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट आप लोगों को बताया जाएगा ना, वो एक पोर्शन बस बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? पोर्शन। पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट पढ़ने के लिए हमारे लिए दूसरा चैप्टर बैठा है बताने के लिए। इसको पूरा फुल इंपॉर्टेंस कौन से चैप्टर मिलेगा? अगले चैप्टर। अगला चैप्टर मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नाम का चैप्टर होता है, वहां पर मैं बताऊंगा। इस चैप्टर में सिर्फ उसका एक पोर्शन बताऊंगा मैं, जितना जरूरी है वो बस। क्लियर है? चलो देखो, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये।
जो नाम लिखा हुआ है वो आपको याद करने पड़ेंगे, जो नाम लिखा हुआ है वो याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला नंबर, हेडिंग क्या लिखी हुई है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। हेडिंग क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। नंबर क्या है? फर्स्ट। और यहां पर देखो सेकंड नंबर पर क्या लिखा हुआ है? एसेट्स। वहां पर सिर्फ क्या बोलते थे? वाली बैलेंस शीट बनाते तो सिर्फ लाइबिलिटी बोलते थे और एसेट बोलते थे। यहां पर लाइबिलिटी को खाली लाइबिलिटी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलना है। इसको नंबर 1 देना है और एसेट को क्या करना है? नंबर 2 देना है। इतना क्लियर है? मतलब आपकी बैलेंस शीट को अगर आप देखोगे तो इतना पोर्शन है वो इक्विटी लाइबिलिटी का और इतना पोर्शन किसका है? एसेट्स का। ये दोनों का जो टोटल है वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। यहां तक क्लियर? इसके बाद इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं। इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? 4। पहला पॉइंट क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा पॉइंट क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यही चीज लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? शेयर। इसका मतलब क्या है मैं अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। और दूसरा, इसकी एंट्री भी आपको मिलेगी नहीं, करना ही नहीं है, सिर्फ लिख के डैश करके छोड़ देना है। फॉर्मेट का पार्ट है करके लिखवाया हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितने पॉइंट मिलेंगे? 4। पहला पॉइंट क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तीसरा क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और चौथा क्या है? करंट लाइबिलिटी। ये चारों की अमाउंट यहां पर लिखना, टोटल लगा देना। तो आपको क्वेश्चन में जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? पहला वाला। मतलब आपको नीचे के जो 3 पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सिर्फ लिखना है और अमाउंट को क्या करना है? डैश डैश डाल देना है। फॉर्मेट का पार्ट है करके लिख रहे हैं हम, कहीं पे कोई दिक्कत? और यहां पर अगला वाला जो शेयर होल्डर्स फंड पहला वाला है, उसके अंदर भी आपको ये बस लिखना है, ये बस लिखना है। सी वाला जो पॉइंट है ना वो नहीं लिखना है, इसको भी क्या कर दोगे? डैश। फॉर्मेट का पार्ट इसलिए लिख के एंट्री बस कर देना, बाकी लिखने की जरूरत, मतलब अमाउंट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? तो देखो, बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स, क्या क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटी और दूसरा एसेट्स। इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर 4 पॉइंट, 1 2 3 4। पहले पॉइंट को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। दूसरे पॉइंट को क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा पॉइंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज और चौथा पॉइंट करेंट लाइबिलिटीज। याद हो गया? याद हो गया? चारों पॉइंट हो गया। और चारों पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 को लिखना बस है, उसका कोई अमाउंट नहीं डालना है। और जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर भी 3 अलग अलग सब पॉइंट्स है। पहला क्या है? शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल। क्या आता है? शेयर कैपिटल। इसकी एंट्री करेंगे और इसका अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपको लिखना है। उसके बाद अगला आपको एक और दिखेगा, क्या? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। लिख के छोड़ दो बस, इसकी अमाउंट आपको नहीं लिखनी है, दिएगा, देगा ही नहीं आपको। ये सबको क्या करना है? आपको डैश करना है। लाइबिलिटी वाले पोर्शन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तेजस, सरस, आदित्य, रोनित, शिमाइल। लाइबिलिटी वाले पोर्शन में किसी को कोई तकलीफ? मैं सिर्फ अभी एंट्री याद करवा रहा हूं, अमाउंट कहां से आएगी अभी मैंने उसकी बात नहीं करी है। उसके बाद एसेट पोर्शन में आ जाओ। एसेट पोर्शन में सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? नॉन करेंट एसेट और दूसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी। हाँ सॉरी, नॉन करेंट एसेट और दूसरा करेंट एसेट। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी तो ऊपर होता है। वही देख रहा था आप लोग कितने अलर्ट हो, सो तो नहीं रहे हो क्लास में। सर ये नंबर लिख दियो बीच बीच में, आप काहे का है वो नंबर? ये याद है जब हम 11th में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो जो भी प्लस माइनस करने का पार्ट रहता था हम बैलेंस शीट के अंदर ही कर देते थे। गुड इवनिंग, मेरी बात समझ में आई?
हम जब 11th में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो जो प्लस माइनस करने का काम रहता था कहां कर देते थे, बैलेंस शीट के अंदर ही में कर देते थे। लेकिन अब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी कैलकुलेशन वाला काम है उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नहीं, नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नोट। आपको ये जो कॉलम दिया हुआ है ना, कॉलम ही काहे का है, नोट का कॉलम। मतलब शेयर कैपिटल की अमाउंट कहां से मिलेगी, नोट नंबर 1 से। रिजर्व सरप्लस की अमाउंट कहां से मिलेगी भाई, नोट नंबर 2 से। और उसके बाद करंट एसेट की अमाउंट कहां से मिलेगी, नोट नंबर 3 से। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट भी आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक कंडीशन है जहां पे मिलेगा, जब शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला आएगा, मैं बताऊंगा, वहां पे नॉन करंट एसेट की एंट्री होगी। बाकी नॉर्मली आपको सिर्फ कितने नोट बनाने पड़ेंगे, 3। एक पहला नोट किसका होगा, शेयर कैपिटल का। दूसरा नोट किसका होगा, रिजर्व सरप्लस का। और तीसरा नोट किसका होगा, करंट एसेट का। तो चलो, मेरे को कोई ऐसा आपके बीच में है जो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना के मतलब बोल के बता सकता है, सरस सरस। यस सर। बोल के बताओ। यस सर। सर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। हाउ। सर फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड। हाँ, सर नीचे का वो याद नहीं है। सर सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। आदित्य आप बोल के बताओ पूरा। हाँ, हाँ, हाँ। थर्ड वाला है शेयर एप्लीकेशन मनी, नहीं, मैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये वाला है। हाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हाँ, हाँ, ठीक। इसमें से कौन कौन से जो 4 पॉइंट्स आदित्य ने बताए, पहला पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर फंड। दूसरा पॉइंट क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। चौथा होता है करंट लायबिलिटी। इसमें से किसकी किसकी एंट्री नहीं करनी है शिमाई, नॉन करंट और करंट की एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ लिख के छोड़ देना, फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए। और किसकी नहीं करनी है, जो सेकंड वाला था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसकी भी एंट्री नहीं करनी है। और एक चीज की एंट्री नहीं करते हैं, जो शेयर होल्डर फंड के अंदर भी 3 पॉइंट होते हैं, उसका लास्ट वाला का नाम क्या था, तीन नाम थे। पहला नाम क्या था, शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा क्या था, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है। अब आप, हाँ, एक जनरल नॉलेज के लिए मैं चीज बता रहा हूं सर, शेयर वारंट मतलब क्या होता है, सुने हो कभी शेयर वारंट? अरेस्ट वारंट सुने सर, शेयर वारंट नहीं सुने। शेयर वारंट का मतलब ये होता है, एक जनरल नॉलेज है ना, कभी पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन बता देता हूं। कभी ट्रेन में टिकट करवाया वेटिंग लिस्ट वाला? वेटिंग लिस्ट से क्या समझते हो, मतलब ट्रेन में सीट नहीं है लेकिन आप टिकट करा लिए हो, मान लो बाय चांस कोई टिकट कैंसिल कराता है या रेलवे वाले सीट बढ़ाते हैं, तब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो वैसे ही कंपनियों में बहुत सारे लोग कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं ना, तो कंपनी के पास तो शेयर उतने हैं नहीं, जितने थे वो अलॉट कर चुकी है। तो कंपनी क्या करती है, शेयर के बदले शेयर वारंट इशू कर देती है। क्या इशू करती है, शेयर वारंट, मतलब वेटिंग लिस्ट वाले शेयर होल्डर्स। तो कंपनी फ्यूचर में जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ाती है या उसमें कुछ प्लस माइनस करती है, तो जो वारंट वाले हैं ना, उनको वारंट को कन्वर्ट करके क्या बना देती है, शेयर होल्डर्स बना देती है। तो जो एडवांस में पैसा लेके रखी हुई है ना कंपनी शेयर वारंट के बदले, तो उसको अलग से दिखाना पड़ता है यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात? उसको, जिनको शेयर अलॉट हो गया है उनका पैसा कहां दिखेगा, शेयर कैपिटल में। और जिनका पैसा लेके रखी लेकिन शेयर अलॉट नहीं हुआ है,
वो उनके बाद उसके बदले वारंट इशू कर डाली है, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हाँ, शेयर वारंट बोल के देती है भाई कंपनी। और आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब आप लोग इंस्टॉलमेंट वाला पढ़े हो। सबसे पहले कंपनी में क्या आता है? एप्लीकेशन का पैसा। एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट करती है। तो कभी कभी कंपनी के पास जब पैसा एप्लीकेशन तक का आया हुआ है और उसको अलॉटमेंट नहीं करी हुई है अभी शेयर का, तब तक उस पैसे को कहां दिखाएगी वो? शेयर नहीं, वारंट नहीं, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, सेकंड नंबर के पॉइंट में। जिनको शेयर देने वाली है कंपनी, वारंट नहीं दी है, शेयर देने वाली है, लेकिन उनका एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाई नहीं कंपनी, मंगाई नहीं। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी दिख रहा है, नॉन करेंट लायबिलिटी दिख रहा है ना तीसरे नंबर पे। क्या होता है नॉन करेंट लायबिलिटी? मतलब कंपनियां जो लोन वोन लेके रखती है ना, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें आती है। तो जब आप लोग एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना डिबेंचर, तब यहां की एंट्री भी हम जोड़ देंगे उसमें। एक होता है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, छोटे मोटे प्रोविजन जो नियर फ्यूचर में खत्म होने वाले, उसको करंट लायबिलिटी में डालती है। तो हमको अभी सारे चीजों की एंट्री करनी नहीं है, सिर्फ मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये जो लायबिलिटी पोर्शन में जितना दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें सिर्फ दो जगह एंट्री होगी। काहे काहे के में? एक होगा शेयर कैपिटल में और दूसरा रिजर्व सरप्लस। बाकी उसके बाद के जो 4 पॉइंट है एंट्री होगी नहीं। हाँ, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट है, लेकिन इसके अंदर के जो क्लासिफिकेशन है मैंने नहीं बताया आपको। हाँ, उसके बाद एसेट्स। एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, फर्नीचर्स, इसको हम लंबे समय के लिए बिजनेस में जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट। तो इस चैप्टर में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, एक बार आएगा अदर देन कैश वाला, तब मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? करंट एसेट। करंट एसेट मतलब कैश इन हैंड, सुने हो? लेकिन यहां पर हम उसको कैश इन हैंड नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब आप लोग जब 11th में, बचपन में जब आप लोग पढ़ते थे, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पढ़ते थे कि नहीं? अब हमको वो नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो अब आप लोगों को बैलेंस शीट के फॉर्मेट से कोई दिक्कत? अब ये तीन जो, हाँ, अब इसके अंदर जो अमाउंट आएगी वो कहां से आएगी? इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाना है आपको। जो भी कैलकुलेशन, जो भी प्लस माइनस करना है, कहां होगा? नोट में। नोट का जो फाइनल अमाउंट होगा उसको उठा के यहां लिखना है, ठीक है? जैसे शेयर कैपिटल की अमाउंट कहां से आएगी? नोट नंबर 1 से। रिजर्व सरप्लस की अमाउंट कहां से आएगी? नोट नंबर 2 से। उसके बाद बाकी चीज तो है ही नहीं, इसलिए नोट नहीं बनाए। करंट एसेट की अमाउंट कहां से आएगी? नोट नंबर 3 से। नोट नंबर 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा याद करने की अगर मैं बात बोलूं तो नोट नंबर 1 को याद करना पड़ेगा। नोट नंबर 2 और 3 तो हलवा है, हलवा। तो हम पहले नोट नंबर 2 और 3 देख ले। नोट नंबर 2 क्या बोलता है? रिजर्व एंड सरप्लस। आप लोग जब भी शेयर को प्रीमियम पर इशू करोगे, किस पर इशू करोगे? तो प्रीमियम मतलब क्या होता है? कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मंगवा लेती है लोगों से। 100 रुपए का शेयर है तो 120 में इशू करी, तो ऊपर का 20 रुपए क्या है? प्रीमियम। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कंपनी उसको कहां दिखाती है? रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा हुआ है सिक्योरिटी। हाँ, आपको ऐसा नोट बनाना है, नीचे बैलेंस शीट के नीचे नोट बनाओगे, नोट नंबर 2, उसके सामने लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पे दिखाओगे सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व करके दिखाओगे, उसकी अमाउंट लिखोगे, यहां का टोटल जाएगा कहां पर? आपके बैलेंस शीट में यहां आ जाएगा। इसके हिसाब से तो 2 नंबर में ही आएगा। चेंज कर सकते हो, लेकिन करोगे क्यों? हाँ, अगर मान लो प्रीमियम का पैसा एक बार आया तो एक ही बार में दिखा दो, अलग अलग आ रहा है तो जोड़ के दिखाना पड़ेगा, पूरा प्लस करके। टोटल प्रीमियम रिसीव्ड, हाँ, वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। हाँ, टोटल अमाउंट। हाँ, जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसके अंदर सिर्फ प्रीमियम की अमाउंट आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम जितना आया उसकी टोटल अमाउंट मैंने लिख दिया, देखो बाजू में टोटल अमाउंट हमको दिखाना है वहां पे। हाँ, अब जब आप करंट एसेट में आओगे तो जो आपको बैंक, हर एंट्री में बैंक की एंट्री होती है कि नहीं बताओ? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
फिर उसके बाद चौथे नंबर की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद अगली एंट्री जब कॉल करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स। तो सारा बैंक मतलब कितना पैसा आपके पास आया, टोटल पैसा, सब टोटल पैसा कितना आया, सबको जोड़ के लिख दो टोटल अमाउंट। बैंक जितना होगा ना सबका टोटल लगा दो बैंक 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 वाले को, और उसको यहां लिख देना बैंक अकाउंट करके उसका अमाउंट डाल देना। जो बैंक आता है उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली 11th के लैंग्वेज में, 11th क्लास के लैंग्वेज कैश एट बैंक बोलते हैं। लेकिन अब आप उसको कैश एट बैंक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलोगे। क्या बोलोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है। अब मुद्दा आता है नोट नंबर 1 का, शेयर कैपिटल। अच्छा दिख रहा है ना नोट। अथोराइज कैपिटल क्या होता है मैंने बताया था, दिखाना पड़ता है कि नोट नंबर 1 में कि कंपनी के पास अथोराइज कैपिटल कितने का है। लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो दिखाओ, नहीं है तो उसको इग्नोर करो। अथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में कभी दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता है। दिया है तो अथोराइज कैपिटल का लिख के बता देना। कैसे लिखते हैं, अथोराइज कैपिटल नीचे लिखोगे इतने नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ इतना वाला ईच। मान लो 10 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, तो आप लिखोगे अथोराइज कैपिटल 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ऐसा लिख कर बताना है। ये और भी अच्छे से कब समझ में आएगा, जब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे। अमाउंट 10 लाख इंटू 10 1 करोड़, ठीक है। अथोराइज कैपिटल के बाद, अथोराइज कैपिटल मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल, उसमें से कंपनी इशू करती है। अब उसके बाद सीक्वेंस में क्या लिखेंगे, इशूड कैपिटल। क्या लिखेंगे, इशूड, कि अथोराइज कैपिटल इतना था उसमें से कंपनी ने इशू कितना किया, तो वही लिखना। मान लो 10 लाख में से 5 लाख इशू करी, तो 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, तो कभी कभी इशूड इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड हो जाता है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कितने का आया है वो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इशूड के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड। तो वहां पर इशूड और सब्सक्राइब्ड को अलग अलग ना दिखा के लिख देते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिख देते हैं। हाँ, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जब बराबर होगा, तो कम ज्यादा होगा तो अलग अलग दिखाना है। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद क्या लिखते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने अभी तक कितना पैसा मंगवाया है। जैसे 10 रुपए का शेयर है और कंपनी उसमें से एप्लीकेशन का पैसा मंगवा ली 5 रुपए 2 रुपए, और अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपए मंगवा लिया। अभी कॉल का 5 रुपए मंगवाना बाकी है, तो कंपनी ने अभी 10 रुपए में से कितना कॉल किया है, 5 रुपए कॉल किया। तो कॉल्ड अप कैपिटल, क्या लिखोगे, कॉल्ड अप कैपिटल। तो कंपनी ने जितना कॉल किया उतना ही लिखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मैंने लिखा क्या, अथोराइज कैपिटल, दूसरे नंबर पर क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, ये चारों अमाउंट सिर्फ दिखाने की है, कैलकुलेशन नहीं करना है इसका। मतलब नीचे ये जो टोटल आएगा ना, उसमें चारों अमाउंट को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ दिखा के छोड़ देना है। फॉर्मेट का पार्ट है तो करना पड़ेगा, नहीं दिखाओगे तो नंबर भी कटेगा। मतलब आप देखो नीचे बॉक्स भी बनाया हुआ है मैंने, टोटल वोटल कब कहां से स्टार्ट करोगे, पेड अप से स्टार्ट करोगे। मतलब अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप दिखा के बस छोड़ देना है। इसकी जो टोटल है ना नीचे नहीं लाना है। देखो मैंने लाइन लाइन भी खींच दिया है यहां पे, ताकि गलती से अमाउंट नीचे मत घुसक जाए, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, लाइन भी खींच दिया है। कहीं पे कोई दिक्कत है रोनित? ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल के बाद अब मेन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, क्या है, मेन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या है, पेड अप कैपिटल। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, कितना रुपए पे किए हैं लोगों ने, वो लिखोगे। दो चीजें माइनस होगी, क्या क्या, कॉल्सिन एरियर्स और शेयर फॉरफीचर। दो चीजें माइनस होंगी, क्या क्या, कॉल्सिन एरियर्स और दूसरा, हाँ अच्छा सॉरी, एक चीज माइनस होगी और एक चीज प्लस होगी। क्या क्या, माइनस क्या होगी, कॉल्सिन एरियर्स। कॉल्सिन एरियर्स मतलब होता है लोगों से हमने मंगवाया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्सिन एरियर्स।
और एक होता है शेयर फॉरफीचर का पैसा। क्या होता है? शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर को क्या करना है? ऐड कर देना है। अब क्या होता है शेयर फॉरफीचर? मतलब जिन लोग है ना, फॉरफीचर मतलब रद्द, मतलब कई लोग क्या करते हैं, कंपनी जैसे एप्लीकेशन का पैसा मंगवाई, दे दिया खुशी खुशी, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, कॉल करे जा रही है, आदमी पैसा ही नहीं दे रहा आगे का, तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी। तो जब्त किया हुआ पैसा उसको क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, टॉपिक में है हमारे। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है? पेड अप कैपिटल, उसमें क्या माइनस करोगे? कॉल्स इन एरियर्स, उसमें क्या ऐड करोगे? शेयर फॉरफीचर। ये प्लस माइनस करने के बाद आपको एक अमाउंट मिलेगी, इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल की अमाउंट। उसको कहां दिखाना है? नोट नंबर 1 में। पेड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने जितना पैसा मंगवाया और लोगों ने कितना पैसा पे किया, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। उसमें से लोगों ने, इशू नहीं, मंगवाया कितना, कॉल कितना किया, उसमें से लोगों ने पैसा पे कितना किया, पे किया, हाँ, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, लोगों ने पूरा 10 रुपए दे दिया, तो कंपनी उसको क्या बोलेगी? फुल्ली पेड अप। क्या बोलेगी? फुल्ली पेड अप। जो शेयर 10 रुपए का है लेकिन कंपनी ने अभी तक 8 रुपए ही कॉल किया है, तो फुल्ली पेड कहलाएगा वो, उसको बोलेंगे पार्शली पेड अप। क्या बोलेंगे? पार्शली पेड अप। और दिया ही नहीं है तो कॉल्स इन एरियर्स। मंगवा लिए फिर भी नहीं दे रहा है, वो कहां जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, हाँ, तो उसका शेयर को कंपनी क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी। पहले उसके पैसे को कॉल्स इन एरियर्स में दिखाएगी, कॉल्स इन एरियर्स से फिर उसका, और क्या होता है देखो, कोई भी पैसा नहीं दे रहे मान लो कंपनी का, शेयर खरीद लिया, आधा पैसा दिया आधा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है? पहले उसको कॉल्स इन एरियर्स में दिखाती है। पहले से अचानक फॉरफिट नहीं कर, पहले कंपनी कोशिश करती है ना कि पहले उसका पैसा आ जाए। फाइनली जब नहीं आता, कंपनी डिसाइड कर लेती है कि आगे नहीं देगा, था तो करीब, हाँ, ठीक है, तो जब फाइनली कंपनी डिसाइड कर लेती है कि सामने वाले का पैसा अब नहीं आने वाला, तब उसके शेयर को क्या कर लिया जाता है? फॉरफिट। तो अभी आप लोग इसमें दिमाग मत लगाओ, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल फॉर शेयर फॉरफीचर, इसके टॉपिक आगे आने वाले, तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा इसके बारे में। आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट, अभी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? फॉर्मेट याद करना। पूरा फॉर्मेट जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पूरे हर चीज में अगर मैं बोलूं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट अगर है तो नोट नंबर 1। चेक करने वाला भी इसी को ही चेक करेगा। ठीक है, बाकी फिर ये तो ऐसे ही है। समझ में आई बात? सरस, तेजस, शिमाइल, आदित्य, रोनित, ठीक। तो मैं आप लोगों को कुछ टाइम दे रहा हूं, इसको एक बार रीड करो और मेरे को आप लोग कॉपी में लिख कर दिखाओ। ठीक है, ये अगर आपको आ गया तो फिर क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी क्लास की रिकॉर्डिंग को यहां पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी याद करके लिखने वाले हैं, तो उसके लिए फालतू रिकॉर्डिंग चलाने से कोई मतलब नहीं है, तो यहां रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूं। ठीक है।